नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशिव कुमार आप सभी का गुरु मंत्रा विद्या संस्थान की तरफ से सिविल सर्विस के छात्रों के लिए चलाए जा रहे गुरु मंत्रा रेडियो क्लास के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है इतिहास और हमारा आज का जो चैप्टर है वह है इतिहास का परिचय। हमारा पहला सवाल है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इति का इति मतलब ऐसा, ह मतलब हुआ, आस मतलब निश्चित रूप से। इति जोड़ ह जोड़ आस अर्थात इतिहास, अर्थात ऐसा हुआ निश्चित रूप से, यानी निश्चित रूप से ऐसा हुआ। अब हमारा दूसरा सवाल है, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका उत्तर है, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति जर्मन भाषा के गेस्सीचटे शब्द से हुई है। इस शब्द का अर्थ होता है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीत में संप्रेषित करना ही इतिहास कहलाता है। अब हमारा अगला सवाल है, इतिहास के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? इनका जवाब है, इतिहास के जन्मदाता, जिन्हें कि यूनान के प्रथम इतिहासकार भी कहा जाता है, वो है हेरोडोटस। इन्होंने ही सर्वप्रथम इतिहास के लिए हिस्टोरी शब्द का प्रयोग किया। हिस्टोरी शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वाद विवाद। अब हमारा अगला सवाल है कि भारतीय इतिहास का विभाजन सर्वप्रथम किन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर किया था? इनका जवाब है, भारतीय इतिहास का विभाजन सर्वप्रथम ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने किया था। हालांकि जेम्स मिल कभी भी भारत ना तो आए थे, ना ही उसे भारतीय भाषा का ज्ञान था। उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर 1806 के से 1818 ईस्वी के बीच कर डाला। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास का विभाजन किया। उन्होंने 3 भाग में इन्हें बांटा था, हिंदू युग, मुस्लिम युग, आधुनिक युग अर्थात ब्रिटिश युग। अब हमारा अगला सवाल है, कि आईएएस अधिकारी विसेंट आर्थर स्मिथ ने जेम्स मिल के पदचिन्हों पर चलते हुए अपनी किस पुस्तक में भारत का प्राचीन इतिहास का वर्णन किया है? इसका जवाब है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि उन्होंने 1904 ईस्वी में लिखी थी। 1904 ईस्वी में उन्होंने लिखे थे इस पुस्तक को। अब हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रवादी इतिहासकार माने जाने वाले डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने भारतीय इतिहास को कितने भाग में विभाजित किया है? तो इसका जवाब है, उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल प्रारंभ से 1000 ईस्वी तक, मध्यकाल 1000 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1818 ईस्वी से लेकर आप आज तक का कह सकते हैं।
एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे देना चाहता हूँ क्लास के बीच में कि गुरुमंत्रा विद्या संस्थान व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से पीटी ग्रुप चलाती है। 50 स्टूडेंट का ग्रुप होता है और गुरुमंत्रा विद्या संस्थान व्हाट्सएप के माध्यम से मेंस क्लासेस भी चलती है, जो कि 4 से 5 छात्रों का ग्रुप होता है। मेंस क्लासेस में व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं और उस एक बैच में 4 से 5 स्टूडेंट होते हैं और सारे स्टूडेंट्स को ऑडियो कॉलिंग के जरिए क्लास कराई जाती है डेली 3 घंटे। एक क्लास सुबह होती है, एक क्लास रात होती है। सुबह का क्लास 8 बजे से पहले कराई जाती है और रात का क्लास 9 बजे के बाद कराई जाती है। दोपहर में भी अगर कोई छात्र समय लेना चाहते हैं तो उन्हें दिया जा सकता है। मेंस क्लास बिल्कुल क्लासरूम की तरह होती है। आपको नोट्स लिखाए जाते हैं, नोट्स पर डिस्कशन कराए जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वीडियो कॉलिंग भी किए जाते हैं और आंसर राइटिंग भी कराए जाते हैं। इसके अलावा गुरुमंत्रा विद्या संस्थान एक टेलीग्राम आंसर राइटिंग ग्रुप भी चलाते हैं, जो कि 35 स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है, जिसमें नए एवं पुराने दोनों स्टूडेंट के आधार पर क्वेश्चंस बनाकर दिए जाते हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं, पुराने स्टूडेंट को थोड़े टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसमें मात्र 35 स्टूडेंट का ग्रुप होता है। जिन छात्रों को गुरुमंत्रा विद्या संस्थान का पीटी, मेंस या आंसर राइटिंग किसी भी बैच में एडमिशन लेना हो, वो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है, नोट कर लीजिए, 9135904639। एक बार फिर से नोट कर ले, 9135904639, 9135904639। अब हमारा अगला सवाल में जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्राचीन इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? इसका जवाब है, भारतीय प्राचीन इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य का अभाव है, जैसे पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य पाए गए किंतु उनकी लिपियों को अभी तक ना पढ़ा जा सका है ना समझा जा सका है, जैसे सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिनके साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण भी मिले हैं और ये पठनीय भी रहे हैं, जैसे ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होने वाला इतिहास। अब हमारा अगला सवाल है, इतिहास के कितने अंग माने गए हैं? इसका जवाब है, इतिहास के 4 अंग माने गए हैं, काल, व्यक्ति, स्थान और घटना। एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इतिहास को एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित कराने का श्रेय यूनानी इतिहासकारों को जाता है। बहुत से छात्र ये सोचते हैं कि भारतीय इतिहासकारों को जाता है, वजह वे रामायण और महाभारत को लेकर ऐसा सोचते हैं, किंतु मैं बता दूं कि रामायण और महाभारत को अभी सिर्फ महाकाव्य ही माना जाता है। इतिहासकारों ने उन्हें अभी तक इतिहास नहीं माना है। अब हमारा अगला सवाल है, विद्वानों द्वारा वर्णित प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मूल रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका जवाब है, इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, पुरातात्विक स्रोत,
साहित्यिक स्रोत, विदेशियों के वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख आते हैं, स्मारक आते हैं, मुद्राएं आते हैं, अवशेष आते हैं, मोहरे आते हैं, मूर्तियां आते हैं, चित्रकला आते हैं। अभिलेख को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, देशी अभिलेख, विदेशी अभिलेख। स्मारक को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, देशी स्मारक, विदेशी स्मारक। साहित्यिक स्रोत में आते हैं हिंदू साहित्य स्रोत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियाँ इत्यादि। उसी प्रकार विदेशियों के वृत्तांत में आते हैं यूनानी लेख, चीनी यात्रियों के वृत्तांत, तिब्बतियों के वृत्तांत और फारसी, अरबी या मुस्लिम लेखकों के द्वारा दिया गया वृत्तांत। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राचीन इतिहास के स्रोत को, चाहे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के वृत्तांत को लेकर अगले एपिसोड पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आज हम इस पर इससे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस पर हम अगले एपिसोड में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले 2 एपिसोड में सिर्फ इन्हीं के बारे में चर्चा होंगे, इनसे संबंधित सारे सवालों का अभ्यास कराया जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर कि भारतवर्ष, जो भारत का प्राचीन नाम है, इसका सर्वप्रथम विवरण किस अभिलेख से मिलता है? इसका जवाब है भारतवर्ष का विवरण सर्वप्रथम खाखेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हमारा अगला सवाल है, किस साहित्यिक साक्ष्यों में सर्वप्रथम पाणिनि ने भारत का वर्णन भारतवर्ष के रूप में किया है? इसका जवाब है अष्टाध्यायी में किए हैं। अब हमारा अगला सवाल है, पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरव वंश के राजा दुष्यंत एवं उनकी पत्नी के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो राजा दुष्यंत की पत्नी का क्या नाम थे? इसका जवाब है उनकी पत्नी का नाम शकुंतला थी। हमारा अगला सवाल है, किस काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा? इसका जवाब है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हमारा अगला सवाल है, जैन ग्रंथों के अनुसार किनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा? इसका जवाब है जैन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब हमारा अगला सवाल है, भारत का नाम इंडिया यूनानी इतिहासकारों द्वारा दिया गया है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के किस शब्द से हुआ है? इसका जवाब है यूनानी भाषा के इंडे शब्द से हुआ है। अब हमारा अगला सवाल है, किस सम्राट के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है? इसका जवाब है अशोक के अभिलेखों, सम्राट अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। जम्बू नामक वृक्ष मिलने के कारण इस देश का नाम जम्बूद्वीप वर्णित किया गया होगा।
अब हमारा अगला सवाल है, किस पुराण में भारतवर्ष को अजनाभ वर्ष की संज्ञा प्रदान की गई है? इसका जवाब है, भागवत पुराण में भारतवर्ष को अजनाभ वर्ष की संज्ञा प्रदान की गई है। हमारा अगला सवाल है, महर्षि पतंजलि ने अपने किस ग्रंथ में भारतवर्ष को आर्यावर्त कहा है? इसका जवाब है, महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में भारतवर्ष को आर्यावर्त अर्थात आर्यों का देश कहा है। अब हमारा अगला सवाल है, भारत को सर्वप्रथम हिंद या हिंदुस्तान किसने नाम दिया? इसका जवाब है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबियों, फारसियों या मध्यकालीन इतिहासकारों के द्वारा किया गया था। हिंद शब्द की उत्पत्ति हिंदू से हुई और हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। अब हमारा अगला सवाल है, चीनियों ने भारत को किस नाम से कहा? इसका जवाब है, चीनियों ने भारत को यिनतू के नाम से कहा। यिनतू, YINTU, यिनतू। इसी के साथ हमारे गुरुमंत्र रेडियो क्लास के पहला एपिसोड समाप्त होती है। अब हमारे दूसरे एपिसोड में प्राचीन इतिहास के स्रोतों का वर्णन किया जाएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि गुरुमंत्रा विद्या संस्थान पीटी के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप चलाती है, वहीं मेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चलाती है। पीटी ग्रुप में अधिकतम 50 स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, वहीं मेंस में अधिकतम 4 से 5 स्टूडेंट के ग्रुप होते हैं। मेंस क्लासेस में डेली कॉलिंग के माध्यम से क्लासरूम की तरह क्लास कराई जाती है। सुबह और शाम, सुबह 8 बजे से पहले, शाम में 9 बजे के बाद ही कराई जाती है। दिन में भी कोई छात्र समय लेना चाहे तो उन्हें दिया जा सकता है। गुरुमंत्रा विद्या संस्थान आंसर राइटिंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी चलाती है। जिन छात्रों को इनमें से किसी भी ग्रुप में या किसी भी क्लास में जुड़ना हो तो वो हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9135904639। एक बार फिर से नोट कर ले, 9135904639। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से कांटेक्ट करके इन क्लासेस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। जिन छात्रों को हमारे और नोट्स या डेमो क्लास चाहिए वे छात्र हमारे फेसबुक पेज चंद्रशिव कुमार को फॉलो कर सकते हैं। इनके अलावा टेलीग्राम में हमारे चैनल मिशन UPSC SPSC स्टडी विद चंद्रा को फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल में हमारे लगभग 200 नोट्स मिलेंगे, जिससे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्र को काफ़ी लाभ मिल सकते हैं। अब हमारे दूसरे एपिसोड के साथ आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा दूसरा क्लास पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के वृत्तांत पर होंगे। इसी के साथ आज पहला एपिसोड को समाप्त करने की हम आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।